तुर्की और सीरिया में जहां एक तरफ दर्द और आंसू हैं, तो वहीं हौसले और जज्बे की तस्वीरें भी दिखी हैं। लाशों के ढेरों के बीच अब भी मलबे के बीच जिंदगियां सांस ले रही हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हुई मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि तुर्की में 12,800 और सीरिया में 3,162 लोगों की जान चली गई है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। तुर्की सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप की वजह से हुई मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस आपदा में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की की बात की जाए तो अब तक 12,391 लोगों की मौत हुई है। वहीं सीरिया में 2,992 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं तुर्की में भूकंप की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें एक तस्वीर में भूकंप के पहले और दूसरी तस्वीर भूकंप के बाद की है। इन दोनों तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर किस तरह का भयावह मंजर रहा होगा। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे चंद मिनटों में तुर्की बर्बाद हो गया। आपदा प्रभावित देश की मदद के लिए भारत ने भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजी है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में 10 भारतीय भी फंसे हुए हैं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। साथ ही एक भारतीय नागरिक लापता भी बताया जा रहा है। तुर्की में भूकंप से मची तबाही के बाद रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। जी न्यूज भी मौके पर मौजूद है। जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे की रिपोर्टिंग के दौरान मलबे के बीच एक टेडी दिखा, जो बच्ची उस टेडी के साथ खेलती थी, और कहा यह जा रहा है कि वो बच्ची अभी भी फंसी हुई है। तुर्की में आए इस विनाशकारी भूकंप ने हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली है। यहाँ पर अब तक 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये जो इलाका है तुर्की का, ये भूकंप का एपिसेंटर रहा है। और यहाँ पर आप देखिए अभी एक बच्ची जो अंदर मलबे में फंसी हुई है, उसका एक टेडी बियर भी बाहर यहाँ पड़ा हुआ है। ये बच्चों की जो सपने होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है और लोग इस टेडी बियर को देखकर काफ़ी भावुक हो जा रहे हैं, क्योंकि एक बच्ची मात्र 7 साल की इस मलबे के अंदर फंसी हुई है, जिसे बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसके परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर उस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे रेस्क्यू टीम लगातार बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तुर्की। तुर्की में रेस्क्यू का काम इस समय कैसा चल रहा है, ये आपको दिखाते हैं। आप जो ग्राउंड रिपोर्ट इस समय देख रहे थे वो हमारे संवाददाता विशाल पांडे, जो कि इस वक्त वहां मौजूद हैं, और आपको ये भी बता दें कि तस्वीरें जो आप जी न्यूज पर देख रहे हैं ये बिल्कुल नई तस्वीरें हैं। जहां जी न्यूज पहुंचा है, ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम कहमन मरश में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जहां पर यह अपार्टमेंट गिरा है, इसके अंदर अभी भी लोगों की लाशें दबी हुई हैं। कुछ लोग जिंदा भी इसके अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जब मैं यहां पर पहुंचा तो आप देखिए अभी एक कंबल यहां पर रेस्क्यू टीम ने डाला है, जहां पर एक बॉडी का पार्ट दिखाई दे रहा था, जिसे बाहर निकालने का प्रयास यहां पर रेस्क्यू टीम के द्वारा किया जाएगा। ये तस्वीरें काफ़ी दर्दनाक हैं, काफ़ी भावुक कर देने वाली है कि लोग अपनों की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं और जिन्हें ये तस्वीरें दिखाई दे रही कि उनके अपने इसके अंदर फंसे हो सकते हैं, वो मजबूर हैं, वो बेचारे इस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हर जगह की ये कहानी तुर्की के इस भूकंप प्रभावित क्षेत्र की हो चुकी है और फिलहाल इसके अंदर कितने लोग और दबे होंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, पर रेस्क्यू टीम लगातार यहाँ पर जुटी हुई है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कहमन मरश, तुर्की। तुर्की में मलबे के नीचे जो आया वो दब गया, फिर वो इंसान हो या कारें या फिर कोई सामान। देखिए जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे की ये रिपोर्ट। तुर्की के इस भूकंप प्रभावित इलाके में आप देखिए कि जहां घर पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं, बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं, तो जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी थी उनको भी काफी नुकसान हुआ है। ये पूरी गाड़ियां आप देखिए मलबे में तब्दील आपको दिखाई पड़ेंगी, गाड़ियां टूट चुकी हैं। इसके अलावा कई गाड़ियां जो मकानों का मलबा है, घरों का मलबा है, उसके नीचे भी दबी हुई है। इस तरह की स्थिति तुर्की के अलग अलग हिस्सों में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में देखी जा सकती है। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर मलबे को हटाने का काम
जारी है ताकि स्थिति को यहाँ पर नियंत्रित किया जा सके। अंदर अगर कुछ लोग फंसे हों तो उनके बारे में और जानकारी मिल सके, उन्हें निकाला जा सके, उनका रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि अलग अलग देशों की रेस्क्यू टीम यहाँ पर जुटी हुई है लोगों को बचाने के लिए। और भारत भी ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की की मदद के लिए सबसे आगे यहाँ पर मौजूद है, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, भारतीय सेना हो या फिर राहत सामग्री पहुंचाना हो। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तुर्की। लोकसभा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में अपना बयान देंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। और इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। हालांकि भाषण के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। माना जा रहा है कि आज भी पीएम मोदी विपक्ष को अपने अंदाज में जवाब देंगे। इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी ने अपने 85 मिनट के भाषण में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी कुछ अलग ही अंदाज में थे। कभी शेरो शायरी का दौर चला तो कभी कहानियों से कांग्रेस पर निशाना साधा। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। वहीं पीएम मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अडानी विवाद को लेकर विपक्ष जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीआरएस सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप संकट के बादलों के बीच घिर गया है और अब हिमाचल प्रदेश में चल रहे सीमेंट विवाद के बाद अडानी ग्रुप के गोदाम पर स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। टीम परवाणु में अडानी के स्टोर्स पर पहुंची, जहां अडानी के रिकॉर्ड को खंगाला गया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई टैक्स भुगतान को लेकर की गई है। अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जहां एक ओर अडानी समूह को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा, तो वहीं कांग्रेस शासित हिमाचल में सरकारी एजेंसियां भी अडानी समूह की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। आज हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह के गोदाम पर एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग ने अडानी विल्मर ग्रुप के स्टोर पर छापेमारी की है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने अडानी विल्मर पर कार्रवाई करते हुए कंपनी के परवाणु गोदाम का जायजा लिया और दस्तावेज खंगाले। हिमाचल प्रदेश में चल रहे सीमेंट विवाद के बीच ये रेड हुई है और माना जा रहा है कि टैक्स भुगतान को लेकर अडानी विल्मर समूह पर शक की सुई अटक रही है। ऐसे में संभव है कि हिमाचल में अडानी समूह को सरकारी एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़े। हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां काम कर रही हैं। और अडानी विवाद से जुड़ी ही एक बड़ी खबर आ रही है। अडानी विवाद पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। जेपीसी जांच की मांग पर कांग्रेस अड़ी है। नोटों से भरा बैग लेकर अपना विरोध दर्ज किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है। हिमाचल में जहां अडानी के ठिकानों पर रेड चल रही है, तो वहीं इस विवाद को लेकर अब यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो जेपीसी जांच की मांग पर कांग्रेस लगातार अड़ी है। अडानी मामले पर सड़कों पर यूथ कांग्रेस उतर आई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाषण भी देना है। जवाब सरकार से इस पूरे मामले पर मांगा जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है और सड़कों पर अभी प्रदर्शन आया है। अडानी के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की तरफ से लगातार चल रहा है। तो आप तस्वीरें देखिए कैसे नोटों से भरा बैग लेकर और इस पर एसबीआई लिखा हुआ है और उसके बाद ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है जो यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। और देखिए पुलिस जब रोकने की कोशिश करती है तो बैरिकेडिंग से ऊपर चढ़ने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अडानी के खिलाफ ये कांग्रेस का प्रदर्शन है जिसमें वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल पूछ रही है और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री के आज के भाषण पर राज्यसभा में भी सबकी निगाहें टिकी होंगी, किस अंदाज से वो अपने विरोधियों को जवाब देते हैं।
और पीएम मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री किस तरह से कल टेलीफोन पर अहम बातचीत करने के बाद से चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि मोदी ने नेतन्याहू को भारत आने का भी न्योता दिया है। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए कई उपायों पर चर्चा भी की। नेतन्याहू छठी इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, छठी बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी बुधवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर भारत इजराइल के संबंधों को मजबूत करने और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की, जिसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी। पीएम मोदी ने लिखा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और भारत इजराइल के रिश्तों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान इजराइल के पीएम नेतन्याहू को भारत आने का भी न्योता दिया। पिछले 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ये दूसरी बार फोन पर बात हुई है। इससे पहले 11 जनवरी को दोनों देश के प्रधानमंत्री विभिन्न मुद्दों पर आपस में चर्चा कर चुके हैं। 73 वर्षीय बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले साल 29 दिसंबर को छठी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। रामचरितमानस का विवाद अब केंद्र सरकार के पास पहुंच चुका है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी उन चौपाइयों को लेकर है जिन्हें लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्ति जाहिर की थी और उन्हें रामचरितमानस से हटाने की मांग कर रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आर पार के मूड में हैं। और अब उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर ये दावा किया है कि ग्रंथ की कुछ चौपाइयां महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के लिए अपमानजनक है। स्वामी प्रसाद मौर्य की मांग है कि या तो मानस के आपत्तिजनक अंशों को हटाया जाए या फिर उन्हें संशोधित किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि कुछ लोग भगवान श्री राम, हिंदू धर्म और रामचरितमानस के मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म और सामाजिक प्लेटफॉर्म पर महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार न हो, उनको अपमानजनक परिस्थिति से गुजरना न पड़े। वहीं बीजेपी ने इस मामले को लेकर अखिलेश पर बड़ा हमला बोला है। स्वामी प्रसाद जी की कोई हैसियत नहीं कि कोई भी बयान दे या कोई पत्र लिखे। ये सब कुछ अगर कोई कर रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी और सैफई परिवार कर रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। ये हादसा बादलपुर इलाके में हुआ, जहां एक बस ने 7 लोगों को कुचल दिया। बस ड्राइवर अभी भी फरार है। ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा हादसा हो गया है। बादलपुर क्षेत्र में एक बस ने निजी कंपनी के साथ लोगों को कुचल दिया है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। इस हादसे के बाद से चालक फरार है। पुलिस के मुताबिक बस नोएडा डिपो की थी, जो दादरी से नोएडा जा रही थी, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और जांच में जुटी है कि हादसे की वजह क्या है। ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा कि बस में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी या बस का ड्राइवर नशे की हालत में था। व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको अस्पताल भेजा गया, बस को कब्जे में लिया गया है। एक व्यक्ति की दौरान इलाज मृत्यु हुआ है। 3 लोगों को दिल्ली रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। चालक की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने पिछले साल सितंबर महीने में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और अब इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों के पास से जो डेटा मिला है, उसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा प्लान तैयार किया गया था। महाराष्ट्र एटीएस ने पीएफआई की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मंसूबे क्या थे, उसका अंदाजा महाराष्ट्र एटीएस की चार्जशीट से लगाया जा सकता है, जिसमें कहा गया कि पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था। इस चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। दावा किया गया कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और 2047 तक शरिया कानून के साथ भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने की साजिश कर रहे थे।
दाखिल चार्जशीट में बताया गया कि जब आरोपी मजहर मंसूब खान हिरासत में लिया गया था, तब उसके मोबाइल से 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के रोड मैप की ड्राफ्ट बुकलेट नाम की एक फाइल मिली थी, जिसमें लिखा गया था इंडिया 2047 भारत में इस्लाम के शासन की ओर। इस फाइल में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश के 4 स्टेप्स बताए गए हैं, जिनमें प्लानिंग को 4 चरणों में अंजाम देने की बात की गई। आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ के घरों में आई दरारों को लेकर प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है। आज भी सीएम धामी ने सचिवालय में एक आपातकालीन बैठक की है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसी बीच रुद्रप्रयाग से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसने लोगों के साथ साथ प्रशासन की भी चिंता को बढ़ा दिया है। कुछ दिनों पहले जो तस्वीर जोशीमठ से सामने आई थी, वैसी ही तस्वीर अब रुद्रप्रयाग से भी सामने आ रही है, जो लोगों को काफी डरा रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण से रुद्रप्रयाग जिले के खाखरा गांव में भी दरारें पड़ रही हैं। गांव के नीचे से बन रहे टनल की वजह से यहां के घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर कई बार रेल लाइन निर्माण का काम कर रही एजेंसी से मिल चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों को न तो मुआवजा मिल पाया है और न ही कोई अन्य कार्रवाई हो पाई है। आज एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। घर में दरारें पड़ चुकी है, घर जर्जर हालत में है। धूल प्रदूषण से बच्चे बीमार हो रहे हैं, वृद्ध लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुविधा नहीं है। निर्माण एजेंसी के रवैये से लोग गुस्से में हैं। करीब 2 दर्जन परिवारों का भविष्य अंधकार में है। साथ ही निर्माण की वजह से फैल रही गंदगी से ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीण अब निर्माण एजेंसी और प्रशासन के खिलाफ धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 2 जिलों का नाम बदलने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर और बहराइच का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बहराइच का नाम महाराज सुहेलदेव राजभर और गाजीपुर का नाम महर्षि विश्वामित्र नगर की करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की सियासत में एक नई पार्टी की एंट्री हो गई है और इस बार 2 नए जिलों के नाम बदलने की मांग उठी है। ये पत्र उत्तर प्रदेश के 2 जिलों गाजीपुर और बहराइच का नाम बदलने की मांग करते हुए लिखा गया है, लेकिन इस बार ये पत्र लिखने वाला नेता नई पार्टी से सामने आया है। यूपी में नाम बदलने की सियासत में एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एंट्री मारी है। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बहराइच और गाजीपुर जिले का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। उन्होंने बहराइच का नाम महाराज सुहेलदेव राजभर नगर जबकि गाजीपुर का नाम महर्षि विश्वामित्र नगर करने का सुझाव भी दिया है। अपनी मांगों को लेकर राजभर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो कभी इतिहास नहीं बना पाते हैं। अपने इतिहास को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए दोनों जिलों का नाम बदला जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे पूर्वजों के बारे में जान सकें। दिल्ली में एक मां ने अपनी ही बच्ची की किडनैपिंग की साजिश की और वो भी इसलिए क्योंकि उसके पास पहले से ही 2 बेटियां हैं और उसे एक और बेटी नहीं चाहिए थी। पुलिस को कल एक महिला ने अपनी बच्ची की किडनैपिंग की जानकारी दी कि झंडेवालान मंदिर के पास बाइक सवार बदमाश उसकी गोद से बच्चा छीनकर अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। बाद में बच्ची सीढ़ियों पर मिलती है। जब पुलिस जांच करती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। इस बच्ची की किस्मत कुछ ऐसी रूठी कि अपने ही बेगाने बन गए। दरअसल दिल्ली पुलिस को एक बच्ची की किडनैपिंग की कॉल मिली। कॉल करने वाली महिला ने बताया कि झंडेवालान मंदिर के पास बाइक सवार बदमाश उसकी गोद से बच्चा छीनकर फरार हो गए हैं। पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मॉरिस नगर में एक बच्ची मंदिर की सीढ़ियों पर लावारिस हालात में है। पुलिस मॉरिस नगर के उस मंदिर पहुंची और बच्ची को बरामद कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जब जांच शुरू की तो सब हैरान रह गए। पुलिस ने मां की सीडीआर और उसकी मोबाइल लोकेशन निकाली तो शक मां पर ही हुआ, क्योंकि मां की लोकेशन उस इलाके की आ रही थी जहां से पुलिस ने बच्ची को बरामद किया था। इसके बाद मां से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। मां के मुताबिक उसके पास पहले से 2 लड़कियां हैं, जिसकी वजह से उसने अपनी 4 महीने की बच्ची को छोड़ दिया था। बच्ची के पिता दिल्ली प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। ऑनलाइन जॉब देने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये लोग ऐप के जरिए लोगों को काम देने की बात करते थे और उनसे पैसे लेते थे।
दिल्ली के उत्तरी बाहरी जिला पुलिस ने राजस्थान के जयपुर से नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी जिगोलो ऐप का काम करने के बदले पैसे देने के बहाने युवाओं के साथ ठगी करते थे। दरअसल पुलिस को एक शिकायत मिली जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने कुछ दिनों पहले एक ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद उससे काम दिलाने के बदले 40,000 रुपए लिए गए, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उसने वापस अपने पैसे मांगे तो आरोपियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि आरोपियों ने अब तक 4000 से अधिक लोगों को शिकार बनाया है और करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। कम से कम 4000 लोगों को इन्होंने इस तरीके से ड्यूप किया है, जिसमें ये जो ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं और स्पेशली मेल जो ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं उनको जिगोलो का ऑफर देके उनसे अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस। उस्मानाबाद में उर्स के दौरान सांड के हमले में कई लोग घायल हो गए। उर्स के दौरान लोगों की काफी भीड़ भी, तभी उनके बीच एक सांड घुस गया और सांड के अचानक हमले से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस घटना में 14 लोगों के घायल होने की खबर है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में उर्स के दौरान सांड घुस जाने से भगदड़ मच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सांड भीड़ के बीच घुस गया है और लोग भागते फिर रहे हैं। खबरों के मुताबिक उस्मानाबाद शहर के दरगाह हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन गाजी पर एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। काफी संख्या में दरगाह के पास लोगों की भीड़ जुटी थी। इसी बीच एक सांड बेकाबू हो गया और लोगों के बीच दौड़ने लगा। सांड को बेकाबू होते देख लोग इधर उधर भागने लगे। जिसको जहां जगह मिली वो वहीं दुबक गया, लेकिन सांड के सामने जो भी आया उसने सबको चोट पहुंचाई। इस भगदड़ में करीब 14 लोग घायल हो गए। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। आप देख सकते हैं कि घायल अस्पताल के बेड पर पड़े हुए हैं। सांड ने किस कदर लोगों को नुकसान पहुंचाया है, ये उसकी एक वानगी भर है। मुंबई पुलिस चोरी की वारदात को कम करने के लिए फिल्मी अंदाज में काम कर रही है। इसके लिए स्पेशल 26 ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में मुंबई पुलिस के 26 जवान चोरों के ठिकाने पर रेड करते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तस्वीर में दिख रहे शख्स को पकड़ना मुंबई पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी, वो इस बात से समझा जा सकता है कि इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन की सफलता के बाद खुद मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ऑपरेशन में शामिल पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने पहुंचे। दरअसल चेन स्नैचिंग का आरोपी मोहम्मद जाकिर सैयद कई दिनों से पुलिस की रडार पर था, लेकिन वो जिस इलाके में रहता था वहां जाना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। इसलिए 26 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाकर उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। मुंबई के पास कल्याण के ईरानी बस्ती का नाम आतंक का पर्याय है। यहाँ अपराधी शरण लेते हैं और उन्हें पकड़ने जाने वाले पुलिसकर्मियों पर लोग पथराव करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में पुलिस ने पथराव के बीच इस बार कुख्यात लुटेरे को धर दबोचा और इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।